हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 26 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 2 और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 18 जनवरी 2021। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो हम पिछले वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, तो आज उसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्या हमारा प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। तो अब तक जितनी भी वर्कशीट हमने पढ़ी है पिछली, उसमें क्या था, मुगल सम्राट के बारे में पढ़ा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या उन्होंने अभियान चलाए थे, किस प्रकार उन्होंने दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस वर्कशीट में हम प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो जो मुगल सम्राट जो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उन शासकों के विरुद्ध अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, जो उनके रूल थे उनको स्वीकार नहीं किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे वो शक्तिशाली होते गए उन्होंने सत्ता स्वीकार करनी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। और जैसे जैसे और स्ट्रॉन्ग होते गए तो उन्होंने अपने जो प्रशासन को चलाने के लिए सामाजिक समूह के सदस्यों को भी प्रशासन में नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। तो इट मीन्स क्या है कि पहले क्या थे, सिर्फ सरदार और तुर्की थे उनके शासक वर्ग में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दूसरों समूहों को भी अपने में सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, और जो मुगलों की सेवा करते थे उनको क्या कहते थे बच्चों, मनसबदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसबदार कहते थे। डेफिनेशन आगे देखते हैं मनसबदार क्या होता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। तो जिन्हें कोई सरकारी पद मिल जाता है, कोई सरकारी नौकरी जैसे कहते हैं ना सब के टाइम में, तो उसे क्या कहते हैं, मनसबदार कहते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। तो ये मुगलों ने चलाई थी, और इसके हिसाब से कि किसका क्या पद है, किसको कितना वेतन देगा और किसके अंडर कितने सैनिक रहेंगे, ये सब मनसबदार में ही डिसाइड होता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था कि किसको कौन सा पद मिलेगा और किसको कितना वेतन मिलेगा। ये जात की संख्या पर निर्भर करता था। जैसे कि जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाएगी। इट मीन्स क्या, जितनी जात होंगी उसकी तो उतनी उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ये समझ में आ गया होगा आपको। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, मतलब उनको घुड़सवार भी मिलते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। तो इट मीन्स क्या है कि जो घुड़सवार उनको रखने पड़ते थे, तो वो अपने उनके सैनिकों के घोड़े थे उनको दगवाते थे, मतलब उनके ऊपर उनका नाम लिखवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी कराते थे कि ये सैनिक हमारा है, ये वाला सैनिक तुम्हारा है। तो इस प्रकार वो पंजीकरण कराते थे। इन कार्यों के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। जब उनका पंजीकरण हो जाता था उसके बाद उन्हें जो पैसे मिलते थे फिर वो सैनिकों को देते थे। आगे देखते हैं, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। और जो मनसबदार को जो वेतन मिलता था, जो वो राजस्व इकट्ठी करते थे लोगों से, उसे हम जागीर कहते थे, वही वो अपने सैनिकों को देते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे।
ठीक है। तो इसमें मनसबदार के बारे में बताइए कि जो मनसबदार थे वो अपनी जागीर पे जो उनको राज्य मिला होता था उस पर नहीं रहते थे और ना उस पर सिर्फ प्रशासन करते थे, ना मतलब प्रशासन भी नहीं करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। लेकिन क्या था, बस वो जो उनके अंदर राज्य था उससे बस वो टैक्स की फॉर्म में पैसा लेते थे। ये राजस्व उनको उनके नौकर उनके लिए एकत्रित कर देते थे और उनके अंदर जो नौकर थे वो ये काम कर देते थे। तो इट मीन्स क्या, वो खाली बैठे रहते थे और वो क्या करते थे, मतलब वो किसी दूसरे अन्य भाग में सेवारत रहते थे। इट मीन्स क्या है कि जो उनके अंडर लोग थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे और वो दूसरे राज्य में अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो अब अकबर और औरंगजेब के शासन के दौरान क्या क्या डिफरेंस था वो देखते हैं। अकबर के काल में क्या, तो 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पर थे। तो इसमें इसके था 29 मनसबदार थे और इसमें क्या था, 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। इसमें मनसबदार 79 हो गए थे, इसमें 29 थे। नेक्स्ट है, जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो जागीर होती थी, उनका अच्छे से देखा जाता था कि कितने जागीर हैं और जितने जागीर होते थे उसी के हिसाब से मनसबदार को वेतन दिया जाता था, मतलब पूरी सावधानी बरती जाती थी। लेकिन औरंगजेब के काल में क्या था, राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो राजस्व मतलब राजस्व क्या है, जो वो टैक्स लेते थे लोगों से, वो क्या था, मनसबदार के वेतन से बहुत ज़्यादा कम था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। अब मनसबदारों की संख्या में मनसबदार तो ज़्यादा हो गए थे और जो जागीर था वो बहुत कम मिलता था, तो इसलिए उन्हें क्या बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था और इसी कारण क्या थे, तो वो जागीर की क्या कमी होती चली गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले, क्योंकि क्या थे, जागीरदार वो चेंज होते रहते थे, क्योंकि कम होने स्टार्ट हो गए। तो इसलिए जो भी जागीरदार बनता था वो सोचता था कि जितना वो लोगों से पैसा ले सके तो ले ले। ठीक है। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में औरंगजेब इन्हीं परिवर्तनों के नियंत्रण नहीं रख पाए। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो किसानों से पैसे लेते थे और ये किसानों को क्या है, इसी कारण क्या है, किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि वो किसानों से पैसे लेते थे। नेक्स्ट है अब हमारे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। बच्चों आपको पूरी वर्कशीट अब जो भी मैंने समझा वो एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको के क्वेश्चन आंसर करते हैं। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था, देखते हैं। मनसबदार क्या थे, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार थे उनका जो वेतन था उन्हें कैसे मिलता था, जो वो टैक्स लेते थे भूमि के रूप में मिल जाता था, जिन्हें वो जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भी अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, नहीं उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों में से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए कर देते थे, जबकि वह स्वदेश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो ये हमारा क्या है, जो मनसबदार और जागीर में डिफरेंस है। मतलब मनसबदार जो है वो एक व्यक्ति का नाम है और जो उनको भूमि के रूप में जो राजस्व मिलता था, जो पैसा मिलता था, उसको क्या कहते हैं, जागीर कहते थे। तो ये हमारा क्या डिफरेंस है मनसबदार और जागीर में। नेक्स्ट है मनसबदार। नेक्स्ट है मुगलों के लिए केवल तुरानी और ईरानी ही नहीं बल्कि अन्य पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो आंसर देखते हैं इसका। मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में ज़्यादातर तुर्की और तुरानी थे। पहले क्या थे, तुर्की और तुरानी थे और सरदार थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ शासक वर्ग ने ईरानियों, मुसलमानों, अफगानों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने एवं उसे स्थापित प्रदान करने में सहायता मिली। ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, उन्हें अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से। इससे मुगलों को अपने शासन स्थापित करने और विस्तार करने में एवं उसे स्थापित प्राप्त करने में सहायता मिली। ज़्यादा बड़ा लगे तो भी लिखना, नहीं तो आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था। तो सवार देखते क्या होता था। सवार का अर्थ था घुड़सवारों को उस निश्चित संख्या से जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार
होता था। तो जितने सवार का क्या मतलब था कि किसी मनसबदार को कितने घोड़ों को या कितने घुड़सवारों को अपने अंडर रखने की जो परमिशन थी उसे कहते थे उसको सवार बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन समझ में आए, अच्छे लगे हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी मुश्किल वर्कशीट आए उसका सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम और टाइमली मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जैसे करेंगे तो आइकन ब्लैक हो जाएगा, आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑल पे क्लिक करें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। लाइक कर दें इस वीडियो को अगर अच्छी लगी, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।